अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। इमरान खान से मुलाकात का मामला इन दिनों मुल्क की सियासत में खासा ज़ेर बहस है। सुहेल आफरीदी की गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी थी, जिस पर उन्होंने अडयाला रोड पर रात भर धरना दिया था। वज़ीर आला ने मुलाकात ना कराने की तहरीरी वजह बताने का मुतालबा करते हुए कहा था कि बानी की सेहत से मुतालिक भी उन्हें यकीन दहानी कराई जाए। धरने के बाद वज़ीर आला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात ना हो सकी। उनका यह भी कहना था कि आइंदा मंगल को हाई कोर्ट के बाहर भी और अडयाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुका हूं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, जबकि अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात ना करवाए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। इसी मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने सेनेट में भी एहतजाज किया और ऐवान में इमरान खान से मुलाकात कराओ के नारे लगाए गए और ऐवान से वॉकआउट भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर का यह कहना था कि इमरान खान से मुतालिक हमने सवाल किया था, उसका जवाब नहीं मिला। अवाम की परेशानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस पर वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि उनकी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात हुई है, इमरान खान ठीक हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी आज कहा कि इमरान खान के साथ जेल में सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल में कानून के तहत ही सलूक किया गया था, लेकिन जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करना कानूनी तौर पर गलत है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का यह कहना है कि इमरान खान पाकिस्तानी तारीख के सबसे वीआईपी कैदी हैं। गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल हुकाम ने कहा था कि इमरान खान अडयाला जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। अब साथ ही साथ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो अपोजिशन लीडर का मामला है वो भी अभी तक तय नहीं हो सका। ताहम आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली ने भी मुलाकात की है। अब एक तरफ हुकूमत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हुकूमती वज़रा का मुसलसल ये कहना है कि पीटीआई की जो सारी तवज्जो है वो इमरान खान से रिहाई और रहनुमाई पर जो है वो मरकूज है। अब ये इन मामलात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो जो मुलाकात का मामला है मैं चाहता हूं इस पर बात हो जाए, फिर दूसरे इश्यूज पर आते हैं। लेकिन ये जो मुलाकात वाला मामला है, हुकूमत मुसलसल कह रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो रहनुमाई लेना चाहती है, इमरान खान से जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकात होगी। इस हवाले से जो है वो मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात होगी, इसके अलावा मुलाकात नहीं हो सकती। इस इशू को किस तरह से आप देखते हैं और क्या तहरीक इंसाफ को लगता है कि सिर्फ मामला यही है या इससे बढ़कर भी कुछ है? जी, अली मोहम्मद खान साहब से मेरा ख्याल है राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। बहरहाल उनसे अभी कुछ ही देर में जो है वो राब्ता करते हैं। तहरीक इंसाफ का जो है वो वज़ीर आला तहरीक जो खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने गुज़िश्ता रात इमरान खान से मुलाकात के ही इशू पर जो है वो धरना भी दिया और उनका यह कहना था कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। इसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, जहां पर उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब उनके पास जो है, उन्होंने सवाल किया कि अब उनके पास कौन सा रास्ता रह गया है जिसके तहत उनकी के बानी चेयरमैन के साथ जो है वो मुलाकात हो सकती है। यही मामला जो है वो सेनेट में भी रहा। सेनेट में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उन्होंने एहतजाज किया और वहां पर भी इसी हवाले से नारे लगते रहे। अली मोहम्मद खान साहब से फिर से राब्ता हो गया है। अली मोहम्मद खान साहब, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली भाई, सवाल मैं दोहरा देता हूँ। हुकूमत ये कह रही है कि मुलाकात तो जेल मैनुअल के मुताबिक होनी है, कानूनी तकाजे पाकिस्तान के इंसाफ पूरे करेगी तो मुलाकात होगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मुलाकात ना कराने का जवाब ये दुरुस्त है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रहमान साहब बहुत शुक्रिया। हाँ, सबसे मुलाकातें होती रही हैं, तो साबिक वज़ीर आला अली अमीन खान की भी होती रही, उनकी सिस्टर्स की बहनें जो हैं उनकी भी होती रही। पिछले साल 16 नवंबर तक मेरी भी मुलाकात होती रही। 1 साल से मेरी मुलाकात भी बंद है। लेकिन जब मुलाकातें हो रही थी, या अभी जो 20 दिन पहले तक हो रही थी, तकरीबन 20-25 दिन से हो गए हैं, महीना हो जाएगा कुछ दिनों बाद, मुलाकातें बंद हैं। तो जो पहले हो रही थी उस वक्त कौन से ऐसे लवाजमात थे जो अब पूरे नहीं हो रहे? लेकिन नाम मिलाने का एक बहाना है। बहरहाल हम अपनी कोशिश, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उम्मीद है, तवक्को है कि अगले हफ्ते मुलाकात हो जाए और खान साहब से जो चैनल है राब्ताकारी का वो दोबारा बहाल हो। लेकिन बहुत काबिल अफसोस है, बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को, जो ना सिर्फ एक सबसे बड़ी जमात का वो चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म है, बल्कि सियासत से कतई नजर इमरान खान साहब इस मुल्क के एक हीरो भी हैं, लिविंग लेजेंड है, ये करते हैं आप अपने नेशनल हीरोज के साथ और लीडर्स के साथ। बहुत काबिल अफसोस है। अच्छा, लेकिन ये मुवाज़ने भी किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ जेल में थे या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जेल में थे, तो उनके साथ भी इसी तरह के मामलात थे, और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है इमरान खान से इस तरह से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात ना होना। नहीं, मियाँ साहब से तो काफी मुलाकातें लोगों की हो रही थी, और मियाँ साहब की जो असीरी थी वो इस तरह से थी भी नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक लम्हे के लिए मान भी लें कि खुदा न खास्ता ऐसा कभी कहीं कुछ था, तो क्या ये जवाज है कि उस सिलसिले को बरकरार रखा जाए? हालांकि जहां तक मेरी मालूमात है ऐसी कोई बात नहीं थी। मियाँ साहब से मुलाकातें हो रही थी। ये इस तरह की चीजें सियासी तलखी को और बढ़ाएंगे। इससे मामलात रहमान साहब ठीक नहीं होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। काफी अरसा हो गया मेरे ख्याल में, देखें रजीम चेंज को हुए भी 3 साल हो गए हैं, और इस हुकूमत को बने हुए भी 1.5 साल से तो ज्यादा ही हो गया है। क्या वक्त नहीं आ गया कि अब चीजें दुरुस्त की जाएं? राइट। और इसमें जो सेहत के हवाले से, खान साहब की सेहत के हवाले से जो बात हो रही थी, हुकूमत बड़ा वाज़ेह तौर पर, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी जो है वो बात की है, फिर जो अडयाला जेल के हुकाम हैं उन्होंने भी इस हवाले से वजाहत दी है। क्या इन वजाहतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन नहीं है? नहीं, जब मुलाकात हो जाएगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी बतौर एक ऐसे शख्स के जिसने हुकूमत में काम किया, क्योंकि हमारे दौर में मियाँ साहब जेल में थे, हमारे सामने मियाँ साहब की रिपोर्ट्स लाई गई। उस वक्त हमारी वजीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो उनके नीचे जब ये रिपोर्ट्स तैयार हुई, हमारे पास आई, जैसे ही काबीना ने देखा, मेजॉरिटी अक्सरियत काबीना ने यही कहा कि मियाँ साहब की सेहत को अगर कोई खतरा है तो उनको जाने दें। हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। वो तो बाद में चीजें सामने आई कि रिपोर्टें जिस तरह बनी थी या सही थी या गलत थी, क्योंकि मियाँ साहब तो कुछ दिनों के लिए गए थे और फिर वो काफी अरसा मियाँ साहब बाहर रहे। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि हुकूमत में जब आप होते हैं तो अपना आपका जो मुखालिफ बड़ा कोई लीडर हो, किसी जमात का बानी हो या किसी जमात का सदर हो या चेयरमैन हो, आप रिस्क नहीं लेते। हमने रिस्क नहीं लिया था। मैं नहीं समझता कि हुकूमत इतनी पागल होगी, खुदा न खास्ता हवास बाख्ता होगी, खान साहब का बाल भी बेका करे। लेकिन फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे, टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड, क्या अमर माने है कि और किसी को नहीं तो इमरान खान साहब की पार्टी का जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, जो कि उनका लॉयर भी है, या सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा, या उनकी एक कम से कम एक सिस्टर को जो है आज की रात या कल सुबह मिला दें, तो ये सारी चहमगोइयां खत्म हो जाएंगी। राइट। अच्छा, इसी से जुड़ा मामला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वहां पर मौजूद होना, उनका धरना देना भी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम फिर सेनेट और कौमी असम्बली भी नहीं चलने देंगे। तो इस पर भी हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है कि वज़ीर आला जो है वो अपने सूबे पर ध्यान दें, और तहरीक इंसाफ जो है वो क्या फिर से जो है वो एहतजाज के ही रास्ते पर जो है वो अब जाती हुई नजर आ रही है?
और वजीर आला भी, ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल वजीर आला का है। कानूनी जो कानूनी आईनी तरीक़ेकार हैं वही फॉलो किया जाएगा। जैसे आज कौमी असम्बली का मैं बता देता हूं, कल भी और आज भी कोरम की निशानदही की हमने, जो आईनी तरीका है। हुकूमत अपना कोरम पूरा करे तो हम जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते। अगर हुकूमत के अपने ही बंदे नहीं है फिर अपोजिशन से ये तवक्को करना कि हम बंदे पूरे करके इनका इजलास चलाएं, तो सेनेट में भी यही सूरत हाल। जहां तक वजीर आला सुहेल अफरीदी का ताल्लुक है, बेशक बहुत चैलेंजेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर के हैं, रूल ऑफ लॉ के इश्यूज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सब चीजों को उन्होंने देखना है। लेकिन उन्होंने इन चीजों को बेहतर तरीके से देखने के लिए, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे वो डेली रूल ऑफ लॉ के इश्यूज हो, या मरकज के साथ ताल्लुकात हो कि इनके साथ किस तरीके से आगे जाना है, इन सारी चीजों पे इमरान खान साहब से उनकी एक पॉलिसी मीटिंग तो बहुत जरूरी है। अगर मरकज समझती है, अगर विफाक समझता है कि दहशतगर्दी की जंग में उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ताउन चाहिए, जो कि चाहिए होना चाहिए, दे शुड गेट द सपोर्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो आप मुझे बताएं, सुहेल अफरीदी जो कि नौजवान हैं और उन्होंने अली अमीन खान गंडापुर को रिप्लेस किया है, अब उन पे कितना प्रेशर होगा कोई सोच सकता है? तो क्या इमरान खान साहब से मिले बगैर वो हुकूमत से कोई ताउन कर सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्टेट क्राफ्ट में जो आपको सख्त इख्तिलाफ रखने के बावजूद भी वफाक को सूबे के साथ बैठना होता है, या सूबे को वफाक के साथ बैठना होता है। वो माजी में अली अमीन भी बैठे, सुहेल भी बैठेंगे, लेकिन पहले इमरान खान साहब से मिले तो सही। तो जो शहबाज शरीफ साहब ने जो सुहेल को फोन किया था, वो एक अच्छा काम किया था, हम सब ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जब सुहेल ने उनको कहा कि मुझे अलाउ करें कि मैं खान साहब से मिलूं, अगर वो खान साहब से मिलने देते, यकीन करें मेरे ख्याल में सुहेल को 1.5-2 महीने हो गए हैं, अभी चीजें बड़ी रूटीन में आ गई होती, अभी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही होती, अभी आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होती। दहशतगर्दी की देखें, आपको देखें, मैं चाह रहा हूं कि नुक्ता मैं एस्टैब्लिश करूं कि वफाक की हरदर्मी की वजह से कि अपने वजीर आला को अपने लीडर से ना मिलने दें, जिसकी वजह से वो पॉलिसी नहीं बना पा रहे, आप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू किधर है? लाहौर में, कराची में, किधर है? क्या इस्लामाबाद में, रावलपिंडी? नो, इट्स इन पेशावर, डीर खान में, सवाबी में, मैं इस वक्त हल्के में उमरदान में, हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं। आपने हरदर्मी की हुई है, आप अनापरस्ती का शिकार हैं, आप वजीर आला को अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे, उसकी कीमत क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम चुकाए? अगर सुहेल चाहें भी, आप एक और बात करते हैं, अगर सुहेल चाहें भी तो वो शहबाज शरीफ साहब से अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर वो मिलेंगे हमारा करोड़ों वोटर सपोर्टर उनको पड़ जाएगा कि भाई आप अपने लीडर से तो मिले नहीं है, आपको बड़ी जल्दी है शहबाज शरीफ से मिलने की। मैं समझ रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को यहाँ जैसे भी हम उनको कहें फॉर्म 47 व्हाटएवर है, तो वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं, तो वी शुड प्ले द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और वो कहें सुहेल साहब को कि भाई सुहेल आप जाइए, आप खान साहब से जो है मिलिए, आप वहां से पॉलिसी डायरेक्शन लेके आइए और फिर हमारे साथ बैठिए, ताकि हम इस दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ कोई प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। मैं समझता हूं द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन इसमें चले, ये तो सूबे का मामला है। कौमी असेंबली में भी कोई ऐसी सिचुएशन हम देख रहे हैं सेनेट में, जो अपोजिशन लीडर का मामला है, अली महमूद खान साहब, वो अभी भी जो है वो लटका हुआ है, हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात उन्हें कह लें। आपको लगता है वो मामला हल हो जाएगा अपोजिशन लीडर की तैनाती का? हो जाना चाहिए, लेकिन अभी लग नहीं रहा, क्योंकि दोनों जो मोहतरम असहाब हैं, चाहे वो सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं या कौमी असेंबली में मोहतरम चगई साहब हैं, दोनों जो हैं वो काबिल एहतराम शख्सियतें हैं। उन पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस नहीं है जो कोई लीगल फॉर्मेलिटी रास्ते में आड़े आए। अगर वो एमएनए हैं एंड रिस्पेक्टफुली अगर वो सेनेटर हैं, तो एनी सेनेटर और एनी एमएनए they can become opposition leader provided minimum numbers of the opposition members they give their assent to that person. कोई भी शख्स जो सेनेट का मेंबर हो अपोजिशन बेंचेस पे, अगर वो सेनेटर बन सकता है
बतौर वकील मैं जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर भी रहा हूं, तो अगर कोई सेनेटर बन सकता है तो अपोजिशन लीडर भी बन सकता है, अगर उसको मुतल्लिका तादाद में अब सपोर्ट मिल जाए। सेम गोज फॉर नेशनल असेंबली। अब अगर वो नहीं बनने दे रहे, इसका मतलब है कि फिर वही आना, फिर वही जिद जो इमरान खान साहब से सुहेल साहब को नहीं मिलने दे रहे, वही जिद इधर भी है कि नहीं, माई वे और द हाईवे, मैं ना मानूं। इस तरह थोड़ी जमहूरियतें चलती हैं। देखें, आपने तो अपना कर लिया, जिस तरीके से करना था कर लिया, वज़ीर आज़म भी बना दिया, सदर भी बैठा दिया, तरमीमें भी पास कर दी, आपने जनाब अपना रिजर्व सीटें भी उड़ा ली, सब कुछ कर लिया। और भाई जिसका हक है, कल बैरिस्टर गौर ने अच्छी बात की है अपना स्पीकर साहब को कि भाई आप हमारा एक सीट है हमारी अपोजिशन लीडर की, मतलब है कि या एक और काम करें रहमान साहब, इस तरह करें, ये अपोजिशन लीडर की कुर्सी भी वज़ीर आज़म के साथ रख दें, 2 कुर्सियों पर बैठा करें। अच्छा, लेकिन इसमें अली भाई ऑपोजिशन लीडर, पीटीआई कंप्लेन करती है कि हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं, लेकिन यहां पर ऑपोजिशन लीडर और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा दीगर जमातों को देकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पीटीआई खुद ये पॉलिटिकल स्पेस जो है वो कंसीड कर रही है। आपकी क्योंकि डोमेन रही है पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी, आपके ख्याल में पीटीआई को ये स्पेस क्लेम करने का मौका नहीं है पीटीआई के पास, और पीटीआई क्यों जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो खुद ही कंसीड कर रही है यहां पर? देखिए, आइडियली स्पीकिंग तो जिस जमात की अक्सरियत हो अपोजिशन में, उसी का अपोजिशन लीडर बनता है। लेकिन मौजूदा हालात में जनाब इमरान खान साहब ने इन 2 शख्सियात को चुना है क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर पीटीआई से अपोजिशन लीडर सेनेट या अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली आएगा तो उन असहाब को भी वही मसले होंगे जो उमर अयूब साहब को कौमी असम्बली में और मोहतरम सेनेटर शिबली फराज साहब को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मसले आए। तो खान साहब चाहते हैं कि अपने लोगों को इस मुश्किल से बचाएं, उनको मजीद इम्तिहानात में न डालें। इस वजह से उन्होंने राजा साहब को वहां और चकजई साहब को यहां नेशनल असेंबली में उन्होंने लगाया है। बाकी जहां तक पॉलिटिकल स्पेस का ताल्लुक है, इस पर मैंने पार्टी को सजेस्ट किया है कि अली मोहम्मद खान साहब से हमारा जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब जो है वो बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ से जुड़े। एक तो बड़ा इशू जो है वो इमरान खान से मुलाकात का मामला है, जो कि अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। बहरहाल देखिए अब इस मामले पर आगे क्या बनता है। अभी एक ब्रेक ले रहा हूं प्रोग्राम में, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम टू द ब्रेक। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के इमरान खान और उनको लाने वालों के एहतसाब के मामले पर नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कुछ वजाहती बयानात सामने आए हैं। आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी कहा कि नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इस बात पर दुख का इजहार किया कि वो मुआशी तौर पर तरक्की करते पाकिस्तान को किस तरह से रोका गया। गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान अकेले मुजरिम नहीं, उनको लाने वाले इससे भी बड़े मुजरिम और मुल्की तबाही के जिम्मेदार हैं, इन सब का बराबर एहतसाब होना चाहिए। 2018 से 2022 तक जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी उनके सर पर है। मियां नवाज शरीफ के इस बयान पर वज़ीर आज़म के बशीर बराए सियासी अमीर राना सनाउल्लाह ने भी वजाहत की कि जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनके हिसाब का वक्त आ सकता है। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, उन लोगों का जो हिसाब है वो बाद में भी हो सकता है। उनका कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह है कि मुल्क आगे बढ़े। दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात में जीत के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यह कहना था कि पीटीआई वाले बताएं कि मकबूलियत के दावे कहाँ गए। आज ना फैज़ हमीद हैं ना ही वो जजेस जो उन्हें जितवाते थे। अब ये जो नून लीग से जुड़े मामला हैं और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ का बयान और फिर जो तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात का बारहा मुतालबा करे, इस पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो है मुझे सबसे पहले तो जो मुलाकात मामला है उस पर आपसे जो है वो जानना है कि पीटीआई कहती है कि उनके पास कोर्ट आर्डर हैं, वो जो उनकी मुलाकात होनी है वो नहीं करवाई जा रही। क्या कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद और जो
मिलने के लिए जो वो कोशिशें कर रहे हैं, वजीर आला भी वहां पर जो है वो मौजूद हैं, रहे वहां पर, वो भी जो है वो उन्होंने भी धरना दिया, इस सब के बावजूद मुलाकात ना करवाने का जवाज है? जी जी बिल्कुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम तरीन मौजू पर हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर मौजूद नहीं है जिसमें वाज़ेह हमें कहा गया हो कि एक सजा याफ्ता मुजरिम की आप सियासी मुलाकातें कराएं। जिस कोर्ट ऑर्डर की बात करते हैं, उस कोर्ट ऑर्डर में मार्च के एक ऑर्डर का हवाला दिया गया है, और उस मार्च के ऑर्डर में वाज़ेह था कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात जो करके आएंगे वो कोई सियासी बात नहीं करेंगे, जो जेल का मैनुअल है उसको फॉलो करेंगे। इन्होंने उसकी बेशुमार मरतबा वायलेशन की है। अगर वायलेशन ना की होती तो नई रिट करने के बजाय हमारे खिलाफ तौहीन अदालत लगवाते, और हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया कि हम उनकी वजीर आला सुहेल अफरीदी से मुलाकात कराएं। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से गोशगुजार करना चाहता हूं, देखें जी, फंडामेंटल राइट जो है वो किसी सजा याफ्ता मुजरिम के बराबर नहीं हो सकते, आपके या मेरे या किसी भी आजाद शहरी के। फंडामेंटल राइट जरूर हैं, उसमें हम फैमिली से मुलाकात कराने के पाबंद हैं, लेकिन फैमिली से मुलाकात भी सब्जेक्ट उनके कंडक्ट है। लेकिन अगर आप मुलाकात कर कर सियासत करना चाहते हैं, जेल से सियासी जमात चलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने का पैगाम देना चाहते हैं, या आप कहना चाहते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाए, ऑपरेशन ना करने की इजाजत दी जाए, मुझे आप ये बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ की यादाश्त इतनी कमजोर है कि कुछ अरसा पहले जब ये वजीर आजम नहीं बने थे तो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साकिब निसार के पास गए थे, और इन्होंने सेनेट के 2 हमारे सेनेटर जाया करवाए थे कि उनकी टिकटों के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब के साइन है। तो ये कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम ये काम नहीं कर सकता। एक सजा याफ्ता मुजरिम अगर ये है, इन्होंने बेशक चोरी छोटी की या बड़ी की, चोरी चोरी होती है, मर्डर 1 की सजा भी सजाए मौत है और मर्डर 10 की सजा भी सजाए मौत है। अगर आपने चोरी की और आपको 14 साल सजा हो गई और अब आप ये कहते हैं कि मैं जेल से बैठकर तहरीक चलाऊंगा, कोई आप सियासी कहती हैं, कोई आप 16 एमपीओ में अरेस्ट हुए हैं, कोई आपके ऊपर दफा 144 की वायलेशन का केस है, आपके ऊपर तोशाखाने की करप्शन का केस है, और उसके बाद भी हम कहते हैं कि आपकी फैमिली से मुलाकात आपका हक है, जो कि हम करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली से मुलाकात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, फैमिली से मुलाकात के बाद आप बाहर की पैगाम भिजवाते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी जाए 26 नवंबर 2024 को, अगर आप यहां से लाशें हासिल करने में नाकाम रह गए तो उसकी दोबारा आप तकमील चाहते हैं, तो उसकी मुझे बताएं रियासत क्या करेगी? हमने यही करना है ना कि हम सियासी मुलाकातें रोक देंगे। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आज की डेट में वो इंतहाई सेहत याब हैं। 2 हमने उन्हें मुशक्कती दिए हुए हैं। जेल के अंदर पूरा एक ब्लॉक है जिसमें 6 कमरे हैं, उसमें वो रहते हैं। डेली देसी मुर्गी और मछली जैसी खुराकें वो इस्तेमाल करते हैं। हफ्ते में 1 दिन अपनी बेगम से मिलते हैं। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यकीन दहानी करा दें कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो सियासत नहीं करेगा, या मरकज में चढ़ाई या मुल्क में एजिटेशन या मुल्क में सियासी अदम तवाजुन की वो वजह नहीं बनेगा। तो यकीन करें, हम हफ्ते में 1 नहीं 2 नहीं 3 मुलाकातें कराने को तैयार हैं, बट इनकी फैमिली की। अब ये नहीं होगा कि जेल से बैठ के सियासत करें और वकला से मुशावरत के नाम पे सियासत करें। अब रियासत ने एक फिल्म पॉलिसी ले ली है, माजी में हमने बहुत बड़ा दिल किया, लेकिन ये अगर आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, अगर किसी ने जेल से बैठकर कोई इस तरह की एजुटेशन की बात नहीं की, रियासत को तकसीम करने की बात नहीं की, तो बानी तहरीक इंसाफ भी आसमान से नहीं उतरे कि वो जेल से बैठ कर इस्लामाबाद में चढ़ाइयां करवाएंगे और वो रियासत के खिलाफ बयानबाजियां करवाएंगे, टीटीपी के हक में स्टेटमेंट्स दिलवाएंगे अपने वजीर आला से, और हम खामोश होकर बैठेंगे। जी ठीक। लेकिन हुज़ैफर अहमद, जो अभी मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ के बयान के हवाले से भी काफ़ी बात हो रही है कि उनके बयान का क्या मतलब लिया जाना चाहिए। कुछ वजाहती बयान भी सामने आए। राना सनाउल्लाह ने भी बात की कि पहले अवलीन तरजीह जो है वो मुल्क है, एहतसाब बाद में भी हो सकता है। फिर मलिक अहमद खान ने भी आज इस हवाले से बात की। तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून कोई मियां नवाज शरीफ के बयान की वजाहतें दे रही है या उस बयान को ओन नहीं करती? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब, एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आप माशाल्लाह जो है मुझे इतना पेशेंटली सुन रहे हैं और मौका दे रहे हैं मैं अपनी जमात का मौका आपके सामने रखूं। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट नहीं देखा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब के बयान को किसी वजाहत की जरूरत है। वो मेरे ख्याल से बड़ा ही उनका जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, और उसमें उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो लोग बानी तहरीक इंसाफ को लेकर आए तो उनका एहतसाब होना चाहिए। उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है फैज हमीद, उसका एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी जो फौज का कानून है उसके तहत हो रही है। बाकी जो लोग रहते हैं उनमें जो है आसिफ सईद खोसा हैं, उसमें साकिब निसार हैं। इन्होंने ज़ाहिर जुडिशरी के लिबादे में रहकर पॉलिटिकल मनूवरिंग की
बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उन लोगों की तरफ जो है निशानदेही कर रहे थे जो जुडिशरी में बैठे हुए थे, और इन लोगों ने फैज हमीद जैसे लोगों के गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम को एंडोर्स किया और उसको लीगल प्रोटेक्शन दी और लीगल वैलिडेशन दी। मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब के बयान में कोई और ऐसी बात है। बाकी उस बयान की वजह क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। वजह ये है कि उन्हें पता है मियां नवाज शरीफ साहब को कि पाकिस्तान में मेरी आपकी हम सबकी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम बड़ी जल्दी जाते हैं। उन्होंने याद कराया कि ये शख्स जो जेल में बैठा हुआ है आज ये सिविलियन बालादस्ती की, रूल ऑफ लॉ की, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। इस शख्स का माजी ये है कि 14 में इसने एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया, 17 में इसने एक जमहूरी वजीर आजम को निकलवा कर शादियाने बजाय मिठाइयां तकसीम की, 18 में आरटीएस बिठाकर इकदार में आया, 18 से लेकर 21-22 तक ये जो है एस्टेब्लिशमेंट ये गुनगाता रहा। आज जब ये जेल में गया है तो ये जमहूरियत का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली मियां साहब ने जो बयान दिया, मैं ये समझता हूं, जो मेरे पास मालूमात है कि मियां साहब ने लोगों की मेमोरी को रिकॉल की है। अपने एमएनएस को हमने बताया है कि जाकर हल्कों में बताएं बेसिकली कि ये जो है ये रॉन्ग नंबर है, खोटा सिक्का है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जमहूरी आदमी हो या कोई नजरियाती आदमी हो। राइट, बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म बात कर रहे थे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस के बाहर जो है वो फायरिंग में शदीद जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड के एहलकार दम तोड़ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर की तस्दीक की। अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे नेशनल गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की खिदमत के लिए जाने हथेली पर रखकर काम करें और उन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी को लाहक खतरात के खिलाफ फैसला कुन इकदाम उठाया जाएगा। अमरीकी सदर ने इस वाक़े के बाद सख्त तरीन इमिग्रेशन इक़दामात उठाने का भी ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि ऐसे तारकीन वतन की शहरियत मनसूख करेंगे जो अमरीका के लिए खतरा समझे जाएंगे और इन तमाम अफराद को मुल्क बदर करेंगे जो मगरबी तहजीब से मुताबिकत नहीं रखते। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो तमाम थर्ड वर्ल्ड ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल करे हैं। 19 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के फौरी ऑडिट के अहकामात भी जारी कर दिए गए। इन ममालिक में अफगानिस्तान, बर्मा, चैड, कांगो, ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सूडान, वेनेजुएला और कई अफ्रीकी और एशियाई रियासतें शामिल है। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी, पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आज अमेरिका में होने वाले वाक़े के साथ ताजिकिस्तान में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया और इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर जो है वो उन्होंने कहा है कि आयद होती है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। अब ये जो मामला है ये अफगानिस्तान से किस तरह से जुड़े हुए हैं और फिर ये सिक्योरिटी चैलेंज कितना बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस तरह के खदशात का इजहार अफगानिस्तान के हवाले से करता आया है। इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मोहम्मद साहब इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। जाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं ताजिकिस्तान वाला ये जो वाक़या है उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ। वहाँ पर चाइनीज़ को निशाना बनाया जाता है, इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? एक अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक का होना और चाइनीज़ को इस तरह से टारगेट किया जाना, ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, इस वाक़े से एक चीज तो जाहिर हो गई है कि ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म का हब बन गया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक ग्रुप ने या किसने या उनकी पॉलिसी है या नहीं है। बहरहाल एक जो मेन कंपिटिटर है अमेरिका का, चाइना, उसको स्कटल करने वाला एक और मुल्क इंडिया जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, वो भी अपने आप को एक मार्के हक के बाद तो उसको बहुत हजीमत उठाना पड़ी और वो शरेड उसका खत्म हुआ जी। अब ये इंडिया भी वहां पे इन्वॉल्व है, इसकी भी ताने बाने तालिबान से मिलते हैं। टीटीए खुद जो है वो ओवरआर्चिंग एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रही है टू नॉन स्टेट एक्टर्स, उसमें आईएसआईएस भी शामिल है, आईएसकेपी भी है। शरेड के तौर पे ड्रामा करते रहते हैं कि जी हमारी आईएसआईएस से हमें थ्रेट है, ये वो थ्रेट तो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स के जो भी ग्रुप होंगे आपस में इनकी एक दूसरे से रहेगी जी। इवन विद इन तरीके तालिबान अफगानिस्तान, वी ऑल नो कि हकानीज का और कंधारियों का जिस तरीके से आपस में स्ट्रेस रहता है, तो बहुत सारे जो अवामिल नॉन स्टेट एक्टर्स के ग्रो है वो अपनी अपनी कंटेस्टेशन कर रहे हैं।
तो अब इंडिया का इस पे इन्वॉल्व हो जाना, चाइना को स्कटल करना, और इन्हीं दिनों में आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ जो ट्रैवल वगैरह हो रहा था एडवाइस, वो उन्होंने जो वीजा की पॉलिसी है उस पर बड़ी क्लियर चाइना ने अपनी पॉलिसी बयान कर दी है। तो ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए ही आजकल हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, अफगानिस्तान के अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड हुकूमत नहीं है जो वहां का एक जो कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटजी के साथ या स्टेट क्राफ्ट की एप्लीकेशन हो, फिर वहां से कोई पॉलिसी निकले और कोई स्ट्रेटजी हो उसकी। तो देयर इज नो एजेंडा फॉर अफगानिस्तान बाय दिस सेटअप जो काबुल में इस वक्त टेररिस्ट का सेटअप है, नॉन स्टेट एक्टर्स का सेटअप है, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो गन को ही अपनी लीड पॉलिसी रखना चाहते हैं। और मैं क्विकली कहूंगा कि इस वक्त अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वो जो समझते हैं, वो समझते हैं अमन है। अगर पीस हो गया तो ये वॉर रिलेटेड इनकी जो इकोनॉमी नहीं चलेगी, इनकी जो पावर में कोरियन इंटिमिडेशन के साथ बैठना है वो खत्म हो जाएगा, और मे बी इनको एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ या एक ऐसी हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा या एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे प्रोसेस जहां पे कोई अफगानिस्तान के लोगों की भी बात करे और अफगानिस्तान की बात करे। जी लेकिन जाहिर साहब, इसमें इस वाक़े को जो अफगानिस्तान में इंसिडेंट हुआ उसके बैकड्रॉप में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दोहा अकॉर्ड्स में अफगान रजीम ने गारंटीज दी थी कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुसलसल हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान की कंप्लेंट नहीं, अब तो ये बाहर भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। इनकी गारंटीज पहले मैं बाद में बात कर ले, तो उनको तो उनके बारे में सोचना और फिर पॉजिटिव सोचना, ये आई थिंक इट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर, मिस्टेक भी नहीं ब्लंडर होगा किसी कौम के लिए भी, किसी मुल्क के लिए भी, किसी सोच के लिए भी। जी आपने जिस तरफ इशारा किया कि दोहा में तो चले एक तो रिटर्न मुआहिदा है जिसमें इन्होंने अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना था अगेंस्ट अमेरिकन और नेटो अलाइज, और सेकंड पॉइंट यही था कि यहाँ पे किसी को ब्रीडिंग के मौके नहीं मिलेंगे, न किसी को बेट करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स के ग्रुप्स को, वो भी गया। उसके अलावा भी इन्होंने गारंटीज दी थी। जी एक्चुअली जो फॉल था ना अजहर, जो फॉल था काबुल का, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली जल्दी हो गया। मुझे उसमें कोई शक नहीं था कि उसने जल्दी होना था, क्योंकि वो जो नेशनल अफगान आर्मी बनाई गई थी, रातों रात इन्होंने आर्मी खड़ी कर दी। आर्मी तो कल्चर और मिलिट्री से बनती है, वहां के कल्चर है, जब वो देखते हैं कि जी अब उनके ताकत में नहीं रहे, वो सरेंडर भी करते हैं और दूसरे ग्रुप में भी शामिल हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ साइड बदलनी होती है ना, ऑलरेडी कपड़े तो उन्होंने पहने होते हैं, उन्हें सिर्फ साइड बदलनी होती है। कई लोग शामिल हो गए, कई वो खत्म हो गए। तो काबुल का जल्दी फॉल की वजह से जो अदर देन दी गारंटीज या रिटर्न जो बातचीत हुई थी, जैसे अशरफ गनी वगैरह की भी कुछ पार्टिसिपेशन उस हुकूमत में होनी थी, और तालिबान ने एग्री किया था कि जी हम ऑल इंक्लूसिव एक हुकूमत जल्द बना देंगे, उसको उन्होंने परसू नहीं किया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया, बाय डिजाइन किया, मैं इसको ये समझता हूं कि जो विड्रॉल भी है उसके पीछे भी एक डिजाइन है कि यहाँ सिमरिंग एनवायरनमेंट रहे। उन्होंने उसको फॉलो अप ही नहीं किया, वो समझे कि बस हम एक फेस सेविंग मिल गई है, यहाँ से निकल गए। लेकिन इसमें ये बताइए, पाकिस्तान है, चीन है, वेस्ट है, खदशात तो हैं, क्या ये दबाव बढ़ाते हैं अफगान तालिबान रजीम पर इस हवाले से कि इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए? आई थिंक अदर देन द काइनेटिक तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी, काइनेटिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी नहीं है वो फिजिकली इन्वॉल्व ज्यादा होने की कोशिश करे। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग एनवायरनमेंट जरूर है, लेकिन जब उसके ऑब्जेक्टिव्स को तो थ्रेटन कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज को जब टारगेट करते तो वो पाकिस्तान को तो नहीं टारगेट कर रहे, चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, बेशक पाकिस्तान की सरजमीन पे हो। अब तो चाइना के अंदर भी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं और उनको खतरा है, देयर आर IMUs और इस तरह की और फैक्शंस भी हैं जो चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। बट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल हो सकता है और करना भी चाहिए और करना पड़ेगा। देखिए ना, रशियन फॉर्मेट के बाद जो स्टेटमेंट जारी हुई, वो तमाम ममालिक उसमें शामिल थे, वो इन्हीं को यही बता रहे थे कि जी आप अपनी सरजमीन को ना इस्तेमाल होने दें। रीजनल कंट्रीज भी अब जो थोड़ा बहुत शक, जो पाकिस्तान को पहले शक की निगाह से देखा जाता था कि शायद पाकिस्तान ही ज्यादती करता है, देयर वर कंट्रीज, लेट्स कन्फेस, कि वो समझते थे कि पाकिस्तान शायद इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा करता है इनके मामलात में कि ये नाराज हो जाते हैं। बट तुर्किया और ये जो अंकरा वाले और ये जो दोहा के मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ हुए, तो ये तो तुर्किया और कतर ने खुद देख लिया इनका एटीट्यूड और उनके कंसर्न्स है। दोहा ने इनको अपने गुड ऑफिसर्स दिए, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट नहीं किया।
इन्होंने पाकिस्तान के साथ तो जो किया वो किया। मैं अब उस इमोशनल डिबेट में नहीं जाना चाहता। आई थिंक मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ टू दो देयर इज अ कॉस्ट फॉर दिस, बट एक अपॉर्चुनिटी है टू सेट आवर कोर्स, रीसेट करें और करेक्शन अप्लाई करें जी। तो पूरी दुनिया इनको बहुत कुछ कर सकती है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डोमेन में, और करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा जी, इसके बगैर चारा नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।